आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुनाव जीतने पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का लालच दिया था, लेकिन वो चुनाव तो जीत न सके और फिर वक्त रहते उन्होंने केजरीवाल की चालाकी भी भांप ली और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। शायद उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालत देखकर सब कुछ समझ आ गया हो, जो आए जब दिल्ली के चक्कर लगाते रहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने अपने त्यागपत्र को भी साझा किया है, जिसमें लिखा है, पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल ने 20 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल को राज्य में अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था। लेकिन चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान आपके प्रतापनगर से प्रत्याशी रहे सागर भंडारी ने कर्नल अजय कोठियाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। सागर भंडारी ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कर्नल अजय कोठियाल को जिम्मेदार ठहराया था। सागर भंडारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई, लेकिन किसी भी जिम्मेदार नेता ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कर्नल कोठियाल के नाम पर चुनाव लड़े गए थे, हर बैनर पर उनका फोटो था, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने ना तो मीडिया के सामने और ना ही पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को यह बात कही कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि अन्य पार्टियों में चुनावों की हार के बाद कई नेताओं ने इस्तीफे तक दिए हैं। बता दें कि अजय कोठियाल ने फरवरी 2022 में गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां से भाजपा के सुरेश चौहान चुनाव जीते थे। अजय को सिर्फ 5000 ही वोट मिले थे। कर्नल अजय कोठियाल 26 साल भारतीय सेना में रहे हैं, लेकिन पिछले साल 19 अप्रैल को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। अजय को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और उसके नेता कई बार अपना हिंदू विरोधी रूप दिखा चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टीकरण नीति की मास्टर खिलाड़ी हैं और उसी लीक पर चलते हुए काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में एक धर्म विशेष को खुश करने के चक्कर में टीएमसी नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने भगवान शिव पर ओछी टिप्पणी कर दी। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी ढंग से खबर ली और कथित प्रबुद्ध और बुद्धिमान नेत्री को उनकी असल औकात दिखा दी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे को लेकर छिड़ी बहस में महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की फोटो शेयर की और कहा कि आशा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नंबर खुदाई की सूची में अगला नहीं है। टीएमसी सांसद ने इस ट्वीट के साथ रिसर्च सेंटर की तस्वीरें पोस्ट की, जो काफी ऊंचाई से खींची गई हैं और शिवलिंग के समान नजर आ रही हैं। इसी शिवलिंग के समान नजर आने वाली आकृति की वजह से महुआ हिंदुओं पर तंज मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। एक यूजर ने उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करने की सलाह दी और कहा कि अगर आप सभी का सम्मान नहीं कर सकती तो बेहतर है कि आप चुप रहें, ऐसे अपनी नासमझी का भोंडा प्रदर्शन न करें। तो वहीं एक अन्य यूजर ने उन्हें पत्रकार सबा नकवी की याद दिलाई, जिन्हें शिव पर टिप्पणी के लिए माफी मांगनी पड़ी और अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। साथ ही इस यूजर ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव को ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके शिवलिंग के आकार में समानता की असल वजह भी बताई। तो वहीं एक और यूजर ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद पर साफ नजर आ रहे मंदिर के निशान दिखाते हुए कहा कि यहाँ तो सर्वे की जरूरत भी नहीं है। वहीं कुछ यूजर्स ने महुआ मोइत्रा को प्रतिबंधित संगठन सिमी से सहानुभूति रखने वाला तक बता दिया। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा किया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट में पेश की जानी है। रिपोर्ट सामने आने से पहले ही हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष ने इस शिवलिंग की सुरक्षा के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी थी, जिसे स्वीकार किया जा चुका है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग नुमा चीज दरअसल बंद पड़ा हुआ फव्वारा है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। झूठे वादों और मुफ्त वाली स्कीमों के सपने दिखाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक सरकार बना ली, लेकिन ना उनसे दिल्ली संभल रहा है और ना ही पंजाब। चुनाव के पहले किसानों के असल रहनुमा बनने वाली आप सरकार को 2 महीने भी पंजाब में नहीं हुए हैं और किसान बड़े आंदोलन पर उतारू हैं।
लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल की नज़र हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर है। इन दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए केजरीवाल हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी के हाल अब बेहाल हो चुके हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आपने 182 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 15 मई 2022 को परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा के दौरान रैलियां खाली खाली दिखी और सभा स्थल भी सुनसान रहे। वहीं रैलियों में नजर आए ज्यादातर वाहन और लोग पंजाब के थे। इसके बाद लोगों ने तरह तरह के वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पोल खोल दी है और यह साफ कर दिया है कि आपकी यह परिवर्तन यात्रा फ्लॉप रही है और राज्य में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 182 विधानसभाओं में मतदाताओं से संपर्क करने के लिए परिवर्तन यात्रा का आयोजन शुरू किया था। इसी कड़ी में 15 मई को गोपाल इटालिया ने सोमनाथ मंदिर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और द्वारिका से इस्वान गढ़वी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। साथ ही राज्य में 6 अलग अलग जगहों पर यात्रा शुरू की गई, लेकिन आपकी परिवर्तन यात्रा को गुजराती लोगों की ओर से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लगता है कि आपके नेताओं को इसके बारे में पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में कारों और पंजाब से लोगों को यात्रा के लिए बुलाया था। यात्रा के कुछ स्थानों पर बहुत कम लोग थे, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर परिवर्तन यात्रा में एक सुनसान रैली स्थल देखा गया। आप नेता और पूर्व पत्रकार इस्वान गढ़वी रैली में हाथ दिखाकर थक चुके थे, लेकिन सामने कोई उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अब यह साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की परिवर्तन यात्रा असफल साबित हुई है। वहीं आपकी परिवर्तन यात्रा विफल साबित होने के बाद ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। गुजरात के जाने माने पत्रकार विजय पटेल ने पोरबंदर की अपनी यात्रा के वीडियो और तस्वीरों का एक सीरीज शेयर किया, जिसमें गुजरात के बाहर से यात्रा के लिए बुलाए गए वाहन और लोग दिखाई दे रहे हैं और स्थल खाली थे। उनकी तस्वीरें और वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गए। परिवर्तन यात्रा की एक तस्वीर के साथ ट्वीट में उन्होंने लिखा, आप गुजरात को गुजराती लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने पंजाब के लोगों को अपनी रैलियों में व्यवस्थित किया है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मुख्य वाहन की व्यवस्था भी पंजाब से की गई है। यहां उन्होंने कथित तौर पर इस्वान गढ़वी को आपका गुजरात मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बता दिया। साथ ही ट्वीट से जुड़ी तस्वीरों में पंजाब से गुजरने वाली कई कारें भी देखी जा सकती हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने इस्वान गढ़वी की परिवर्तन यात्रा का एक और वीडियो शेयर किया और उसका मजाक उड़ाते हुए लिखा, यह गुजरात में आपकी रैली थी जहां उम्मीदवार सड़क के किनारे पेड़ों को हाथ लहराते दिख रहे हैं, सड़कों पर कोई भीड़ नहीं है। वीडियो में इस्वान गढ़वी हाथ ऊपर की तरफ लहराते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि सड़क पर कोई लोग या भीड़ नहीं थी। बहरहाल आपके लिए यह एक सबक है कि गुजरातियों ने अभी तक उन्हें इतना स्वीकार नहीं किया है कि सत्ता में ले आए, और यह बात आम आदमी पार्टी और उसके नेता अंदर ही अंदर बखूबी जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पंजाब से लोगों को बुलाना मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोबाइल, चिकन सैंडविच, डाइट कोक और मनी, कांग्रेस के टॉप लीडर्स को इन्हीं सब बातों की चिंता रहती है। और रही बात चुनाव जीतने की, तो कांग्रेस के लोग यह मानकर बैठे हैं कि जब लोग बीजेपी से बोर हो जाएंगे तो उन्हें वोट करेंगे और दिल्ली की गद्दी सौंप देंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कुछ इसी अंदाज में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी और कहा कि उनका कांग्रेस ज्वाइन करना बहुत गलत फैसला था, जिसके लिए वे माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जरूरी मुद्दों पर चुप है, यही हाल रहा तो कांग्रेस अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार्दिक ने कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मैं अभी बीजेपी में नहीं हूं और ना ही बीजेपी में जाने का अभी फैसला लिया है। पाटीदार नेता ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है। मुझे आज बुरा लग रहा है, मैंने कुछ उम्मीदों और सपनों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आज मैं माफी मांगता हूं, यह एक गलत फैसला था। हार्दिक पटेल ने कहा कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 और अब ज्ञानवापी मस्जिद जैसे बड़े मुद्दों पर कांग्रेस चुप क्यों है। अगर पार्टी ऐसे काम करती है तो वो गुजरात की सत्ता में कभी नहीं आने वाले हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ चिकन सैंडविच और डाइट कोक के लिए चिंतित रहते हैं। पाटीदार नेता ने कहा कि जो नेता आज मुझे गाली दे रहे हैं, उन्होंने ही मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने को कहा था। जब भी कोई मजबूत नेता होता है तो पार्टी यह सुनिश्चित करने में जुटी रहती है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ हों। जिस दिन से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, मैंने लगातार काम किया। 3 सालों से मैंने जाना कि वे केवल जातिगत राजनीति कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में वर्किंग प्रेसिडेंट रणनीति बनाते हैं, यहाँ मुझे कुछ करने की इजाजत ही नहीं है। पाटीदार समुदाय या कोई भी दूसरा समुदाय हो, उन्हें कांग्रेस में पीड़ित होना पड़ता है।
कांग्रेस में सच बोलने पर बड़े नेता आपको बदनाम करते हैं और यही उनकी रणनीति है। गुजरात में सिर्फ हार्दिक पटेल ही कांग्रेस से नाराज नहीं हैं। गुजरात में कई नेता और विधायक हैं जिनका कांग्रेस में इस्तेमाल हुआ है। सत्ता में बैठना और पार्टी की तारीफ करने का यह मतलब नहीं है कि पार्टी उन्हें सीएम बनाएगी। 33 सालों से 7 से 8 लोग ही कांग्रेस चला रहे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता रोज 500-600 किलोमीटर यात्रा करते हैं। अगर मैं लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करता हूं, तो एसी चैम्बर में बैठे बड़े नेता इस प्रयास में खलल डालने की कोशिश करते हैं। पार्टी में ऐसी चर्चा है कि जब लोग बीजेपी से बोर हो जाएंगे तो कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका से बात की और गुजरात की समस्या को बताया था। उन्होंने पूछा और मैंने बताया, लेकिन मेरी उपेक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा की खट्टर सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है। राज्य सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। कांग्रेस के शीर्ष परिवार के दामाद का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद हरियाणा की सियासत का तापमान बढ़ सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गुरुग्राम के सिकोहपुर में 3.52 एकड़ जमीन पर कॉमर्शियल कॉलोनी काटने के लिए यह लाइसेंस दिया था। चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर अशोक खेमका ने इस जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। हरियाणा की भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। तब भाजपा ने हुड्डा सरकार द्वारा दिए गए इस लाइसेंस पर खूब राजनीति की और कांग्रेस की घेराबंदी की थी। करीब 8 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद नगर एवं ग्राम योजना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस जमीन के लाइसेंस को गलत ठहराते हुए उसे रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस जमीन के लिए यह लाइसेंस जारी हुआ था, उस पर अब कोई निर्माण कार्य भी नहीं हो सकेगा। इस जमीन का लाइसेंस नवीनीकरण कराने के लिए डीएलएफ ने हरियाणा सरकार के पास आवेदन कर रखा था। आरोप है कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को यह जमीन काफी सस्ती कीमत पर दी थी, लेकिन बाद में वाड्रा ने अधिक कीमत पर डीएलएफ को बेच दिया। पूरे मामले की जांच कराने के लिए हरियाणा सरकार ने जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग की रिपोर्ट भी काफी दिनों तक सरकार के पास पड़ी रही। हालांकि यह रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन छन कर रिपोर्ट के खास बिंदु बाहर आते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आयोग के गठन को नियमों के विपरीत बताते हुए अदालत में चुनौती दे रखी है। हालांकि अदालत ने भी आयोग की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर अस्थायी रोक लगा रखी है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट के लिए इस जमीन की म्यूटेशन हो चुकी थी। 4 जनवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे पहले गुरुग्राम के गांव सिकोहपुर में कॉमर्शियल कॉलोनी के लिए इस जमीन का लाइसेंस लिया था। बाद में यह जमीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को बेच दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू कहां तो पंजाब के सीएम बनने की दौड़ में तेज दौड़ रहे थे, लेकिन सितारों ने ऐसी पटकनी दी कि पहले वे चुनाव हारे, फिर कांग्रेस की प्रधानी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के लिए अंदर भेज दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मतलब यह कि 1 साल तक सिद्धू जेल में सड़ेंगे। सिद्धू से फूके बैठे कांग्रेस के नेताओं की राह का कांटा फिलहाल तो निकल गया। नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। यह रोड रेज का मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 साल पहले केस दर्ज हुआ था। इसमें अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी। पीड़ित के परिवार ने सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी उठाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के सेरा वाले गेट की मार्केट में पहुंचे। ये जगह उनके घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। उस समय सिद्धू एक क्रिकेटर थे। उनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर शुरू हुए 1 साल ही हुआ था। इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहा सुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में केस चला। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। साल 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।
इसी बीच सिद्धू राजनीति में आ गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2006 में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सिद्धू की ओर से बीजेपी के अरुण जेटली ने केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर तब रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने के नाम पर केजरीवाल की सियासत का है, जिस पर हाईकोर्ट में पेंच फंस गया है। केंद्र सरकार के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह मिलने वाले अनाज को वितरित करने के लिए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर अनाज योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें छिपी केजरीवाल की चाल को भांपने में देर नहीं लगी, इसीलिए केंद्र सरकार ने इसमें पेंच फंसा दिया और अब इस केजरीवाल की योजना के विरोध में मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा है, जिसे सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। संबंधित योजना को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ की याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। इस फैसले के बाद अब राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी केजरीवाल सरकार की योजना फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने संबंधित योजना को बीते साल 25 मार्च को लागू करने की तैयारी की थी। हालांकि इससे पहले ही केंद्र ने 19 मार्च को उसे एक पत्र भेजकर इसमें अपनी आपत्ति जताई थी। पहली आपत्ति तो योजना के नाम में मुख्यमंत्री के शब्द के इस्तेमाल को लेकर थी। केंद्र का कहना था कि राशन का वितरण नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के अंतर्गत होता है। दूसरा तर्क यह दिया कि NFSA में किसी तरह के बदलाव के लिए कानून में बदलाव करना होगा और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। इसका नतीजा यह हुआ कि योजना को लेकर एक ही शहर में मौजूद 2 सरकारें आमने सामने हो गईं। केंद्र ने योजना को लागू किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह NFSA के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और इसे लागू करने से दिल्ली में रहने वाले प्रवासी राशन से वंचित हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इससे कालाबाजारी पर लगाम लगाने का दावा किया और कहा कि इससे राशन माफियाओं पर लगाम लगेगी और राशन सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा। इस मुद्दे पर दोनों सरकारों में द्वंद्व के बीच राशन डीलरों का एक संघ हाईकोर्ट पहुंच गया। उसने दिल्ली सरकार की संबंधित योजना को उसके कानून क्षेत्र के दायरे से बाहर बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन तब सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में किसी भी तरह के दखल से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते साल सितंबर में मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिल्ली सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसके तहत डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनने वालों के हिस्से का राशन डीलरों को सप्लाई नहीं करने का आदेश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी विचारों की वजह से कुछ पार्टियां लगातार रसातल में जा रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद कसम खा रखी है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना नहीं छोड़ेंगे और हिंदुओं के खिलाफ बयान देते रहेंगे। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर हिंदू धर्म के ऊपर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधना चाहा और पहुंच गए हिंदू धर्म तक। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़ा और पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाता है। इसके बाद उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर अयोध्या से जोड़ते हुए कहा कि एक समय ऐसा था कि अयोध्या के मंदिर में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थीं। भाजपा कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करा सकती है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उन पर हिंदू आस्था का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि सपा प्रमुख वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा ने कहा कि अखिलेश की पार्टी राम भक्तों पर गोली तक चलवा चुकी है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब अखिलेश यादव जो दावा करते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे, उन्होंने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया है। वो कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने और अगर आप उस पर लाल कपड़ा झंडा रखेंगे तो वो मंदिर बन जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ से हिंदू आस्था का इस तरह मजाक उड़ाया जाना हैरानी की बात नहीं है, जिसकी राजनीति श्रेय लेने और मासूम भक्तों पर गोली चलाकर गर्व महसूस करने में है। उन्होंने आगे कहा, या वही अखिलेश यादव हैं जो हिंदू साधुओं का चिल्लमजीवी कहते हुए मजाक उड़ा रहे थे। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार ने साधु और संतों पर क्रूर बल का इस्तेमाल किया था। या वही अखिलेश यादव और पूरे कांग्रेस का इकोसिस्टम है जो कहते थे कि श्री राम का अस्तित्व नहीं है। 70 सालों तक इन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर राम मंदिर का विरोध किया। इन लोगों ने राम सेतु को खत्म करने की साजिश की। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से की।
पूनावाला ने कहा कि वे हिंदू आस्था का मजाक बनाते रहे, लेकिन किसी और धर्म के साथ ऐसा नहीं किया। यह दिखाता है कि हिंदू नफरत का डीएनए है। वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने किस तरह हिंदू आस्था का मजाक बनाया। वहीं अपने वीडियो मैसेज में भाजपा प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को मंदिर तैयार होने की प्रक्रिया भी बताई और कहा कि सपा प्रमुख को यह पता होना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मंदिर बनता है। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए एक और भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव ने जिस तरह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करके ज्ञानवापी मुद्दे पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, उससे साफ हो गया है कि पराजय से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है। अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर हैं जहां वो हिंदुओं को अपमानित करते हैं। वो अभी भी हिंदू विरोध का मसाल लेकर चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अखिलेश यादव इससे पतन के रास्ते पर आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।